हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, उसका पार्ट 4। आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो साथियों, इसका पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा वर्क कल्चर का। तो वर्क कल्चर क्या है पहले समझ लीजिए। ये है सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ और शेयर्ड बिलीव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में होते हैं, जो निकल के आते हैं, जिन्हें हम लोग जनरली एक अप्रोप्रिएट तरीके के तौर पे कहते हैं टू थिंक एंड एक्ट। यही वर्क काम करने का कल्चर है ना। वहाँ पे भाई जैसे कर रहे हो वही चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, बिलीव्स आपस में ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज शेयर करते हैं, सोचते हैं, उस तरह से एक्ट करते हैं, उसे कहते हैं वर्क कल्चर। ये वर्क कल्चर ही है जो डिसाइड करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ आपस में इंटरैक्ट करेंगे एंड किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर ये उसकी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, वैल्यूज़ और विजन पे बेस्ड होता है। डिज़ायरेबल वर्क कल्चर के अंदर ये है कि शेयर्ड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़, रिवॉर्ड्स और दूसरी प्रैक्टिसेस जिससे इंक्लूजन, हाई परफॉर्मेंस, कमिटमेंट वगैरह बढ़ सके, लेकिन इसके साथ साथ जो थॉट की डाइवर्सिटी है और एक्शन है वो भी वहाँ बरकरार रहे। तो आप कहेंगे एक हेल्दी वर्क कल्चर किस तरह का होता होगा मैम, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी? देखिए, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेल्दी वर्क कल्चर की, जैसे कि एक व्यक्ति अपने फेलो मतलब अपने साथ वाले वर्कर्स की रिस्पेक्ट करता है, एम्प्लॉयज़ जो उसके साथ काम करते हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम से कम होते हैं, ये रिजॉल्व हो जाते हैं प्रॉपर वजह को जानने के बाद। हर एक एम्प्लॉय को एक तरह से ही डील किया जाता है, ये रिकग्नाइज़ करा जाता है एम्प्लॉयर और मैनेजर के द्वारा कि अगर पार्शियलिटी होगी तो इससे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे और इससे अनहेल्दी वर्क कल्चर होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को जज करा जाता है सिर्फ उनके काम के बेसिस पे, उसके अलावा कुछ नहीं। परफॉर्मेंस को और बढ़ावा देते हैं एंड जो लोग जो परफॉर्म नहीं करते बढ़िया से उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, बट उनको क्या करते हैं कि आप अगली बार बढ़िया करिएगा। एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में और क्वालिटी सजेशन में उसे बढ़ाया जाता है। दो तरफ से ही कम्युनिकेशन होता है, मतलब एम्प्लॉय का भी फीडबैक लेते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इन दोनों को ही ध्यान में रखते हैं। इसके साथ वर्कशॉप, सेमिनार, प्रेजेंटेशन ये फटाफट से जल्दी दौरान करी जाती हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ की उसे और बढ़ाएं। वर्क कल्चर को लेके साथियों एथिक्स ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, एआरसी ने, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी वो बताती हूँ। देखिए, जब एआरसी डील कर रही थी एथिक्स के साथ गवर्नेंस में, तो अपनी चौथी रिपोर्ट में एआरसी ने सजेस्ट करा था कि यहाँ पे ज़रूरत है कि हम उन तरीक़ों में सिंपल तरीके करें जो सेंटर स्टेज हो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, जैसे कि सिंगल विंडो अप्रोच लाइए, हायरार्किकल टियर्स कम से कम हो और टाइम लिमिट्स को ध्यान में रखिए ताकि केसेस को फटाफट से डिस्पोज वगैरह करें। एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल मैन्यूल्स और जो कोड्स हैं उन्हें प्रॉपर रिव्यू करा जाए, सिंप्लीफाइड करा जाए विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि पीरियडिकली अपडेट करें ऐसे डॉक्यूमेंट्स को और अवेलेबल कराए सॉफ्ट कॉपीज़ को ऑनलाइन भी और हार्ड कॉपीज़ को फॉर सेल भी। ये मैनुअल्स को लिखा जाए वेरी प्रिसाइज टर्म्स पे और फ्रेजेस जैसे कि लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ एज फार एज पॉसिबल, सूटेबल डिसीजन में भी टेकन वगैरह, ऐसे अवॉइड फ्रेजेस करने चाहिए। इसे फॉलो करा जाए सारे ही रूल्स और रेगुलेशंस को जो गवर्न करते हैं इशू परमिशन, लाइसेंसेस वगैरह का। सिस्टम जो रिवॉर्ड्स का है, इंसेंटिव का है, सिंप्लीफिकेशन के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसीजर को वो लाया जाए हर एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके साथ जो प्रिंसिपल है पॉजिटिव साइलेंस का, ये जनरली यूज़ करा जाए। दो ये प्रिंसिपल का यूज़ हर केसेस में नहीं हो सकता है, बट हाँ एक टाइम लिमिट हो प्रोसेस करने की इस चीज़ को, सेम आफ्टर परमिशन। अगर ऑलरेडी दी जाए तो ये डीम करा जाए कि ये परमिशन मिले। हालांकि रूल्स जो प्रोवाइड करे जाएं हर एक ऐसे केस के लिए ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके डिले के लिए अगर होता है, ठीक है, मस्ट प्रोसीजर अगेंस्ट। मॉनिटर करा जाए प्रोसेस को, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को लेके अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट
विद अ व्यू कि इस बात को अवगत कराएं कि एक्टिविटीज़ ये करी जा रही हैं प्रॉपर मैंडेट के हिसाब से। साइमल्टेनियसली मतलब इसके साथ साथ इवैल्यूएशन असेस करती है इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की। सिंपल वर्ड्स में मॉनिटरिंग करिए डील्स विद आउटपुट वाइल इवैल्यूएशन ये कंसर्न करी जाए विद आउटकम्स। ठीक, वर्क एथिक्स क्या होता है आइए समझाती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन एथिक्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो होता है वर्क एथिक्स। ये रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट को जो फुलफिलमेंट होता है एक इंसान के ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विद द स्पिरिट ऑफ, भाई एक व्यक्ति है वो उसने वही अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ये कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये काम करेंगे, कमिट करते हैं और उस काम को हम कर रहे हैं एक डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट और सिंसियरिटी के साथ में। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करती है कि जो सरकारी फंक्शनरी हैं वो अपने काम को प्यार करें, ना सिर्फ इसको बोझा या बर्डन समझे, लोड नहीं समझे, और वो एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और पंक्चुअलिटी यही हॉलमार्क है इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम वर्क या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। तो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनमें वैल्यूज़, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, स्टेक होल्डर बैलेंस, प्रोसेस इंटीग्रिटी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वगैरह आता है। आइए थोड़ा सा आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हूँ। सबसे पहले तो इसमें आती है वैल्यूज़। देखिए एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में होती हैं उसकी वैल्यूज़। ऑर्गेनिक एनालॉजी को यूज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू उसकी लाइफ ब्लड होती हैं। जैसे कि हमारा खून हमारी बॉडी को नरिश करता है, तो वैसे ही वैल्यूज़ को भी विगरसली फॉलो करा जाए हर एक ऑर्गेनाइजेशन सेल के द्वारा। दूसरे नंबर पे बात आती है लीडरशिप इफेक्टिवनेस की। साथियों एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसमें लीडर्स होते हैं जो दोनों ही टॉक द टॉक और वॉक द वॉक होते हैं एथिकल प्रैक्टिस के। लीडर्स अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को रखें अपने बिहेवियर में और उन सारे वैल्यूज़ को जो है सामने रखें जब एम्प्लॉयज़ के साथ वो बिहेव कर रहे हों। लीडर्स अपनी टोन को इस पे सेट करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मेंटेन रहे। अगर एम्प्लॉयज़ परसीव करते हैं कि टॉप लीडर्स केयर करते हैं उनके लिए ज़्यादा, तो इससे रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, इनकरेज होगी ब्रेकिंग ऑफ रूल्स। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेक होल्डर बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल रिकॉग्नाइज करता है नीड्स और डिमांड्स को अलग अलग स्टेक होल्डर के ग्रुप की फ्रीक्वेंटली जो एग्जिस्ट करते हैं इन टेंशन विद ईच अदर। कस्टमर चाहते हैं हाई क्वालिटी मिले कम प्राइस में, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं हाई वेजेस मिले इंक्रीज बेनिफिट्स के साथ, ओनर्स और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि हायर रिटर्न मिले, सप्लायर चाहते हैं कि उनको ज़्यादा मिले पे, और कम्युनिटीज़ चाहती है कि कंपनीज इन्वेस्ट करें उनमें ज़्यादा, और कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं कि अच्छा कंपटीशन हो। तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करे इन टेंशंस को और काम ऐसे करे कि बैलेंस बरकरार रहे। फोकस किसी एक स्टेक होल्डर पे बहुत ज़्यादा करना, चाहे वो ओनर्स या इन्वेस्टर हो, कस्टमर या एम्प्लॉयज़ हो, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिससे एथिकल लैप्स हो सकता है। उसके बाद आता है इसके अंदर प्रोसेस इंटीग्रिटी। साथियों प्रोसेस इंटीग्रिटी ये फोकस है उन सिस्टम्स डायमेंशन पे ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के। एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को बिल्ड करा जाए हर एक ऑपरेशनल प्रोसेस में। इन सारे ऑपरेशनल सिस्टम्स में रिक्रूट करना, हायर करना, इवैल्यूएट, कंपनसेट, प्रमोट, डिमोट, फायर, मार्केटिंग, सेल्स की प्रोडक्शन करने में ये प्रॉपर अलाइंड होने चाहिए अपने वैल्यूज़ के साथ। एट बेस्ट अगर मिस अलाइंड प्रोसेस से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, और एट वर्स्ट इससे एथिकल ब्रीचेस और कायोस भी क्रिएट होता है। उसके बाद इसी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। दोस्तों अगर हम ये बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये है लीडरशिप के प्रति प्रॉपर डिवोशन, कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स में एक सवाल उठता है कि क्या पर्पस होता है इस बिज़नेस का, फॉर सम आंसर ये है कि हम मैक्सिमाइज़ करें स्टेक होल्डर की वैल्यू को, पर दूसरों के लिए बिज़नेस का उद्देश्य ये बैलेंसिंग इंटरेस्ट का होता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के, जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज़ और येस इवन कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या होनी चाहिए? साथियों पब्लिक सर्विस डिलीवरी ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट होता है एक गुड गवर्नेंस का, आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि ये मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियों को छूता है।
ये सोचा जाता है कि एक अच्छी तरीके से अगर आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी करते हो जो इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब उससे आप पा सकते हो। दोस्तों, पब्लिक सर्विस डिलीवरी ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है पाने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नेंस को। प्यारे साथियों, सिटीजन सेंट्रिसिटी का मेन एम ये होता है कि हम इंश्योर कराएं सिटीज़न का वेलफेयर और सेटिस्फैक्शन। ये क्रिटिकल है किसी भी गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट या नेशनल लेवल पे। एम ये है कि हम एक अच्छी गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड करेंगे। देयरफॉर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम में ऐसी हो कि सिटीजन सबसे ज़्यादा इमीडिएटली कंसर्न होते हैं इसके साथ और इनको ही प्राइम इम्पोर्टेंस दी जाए। क्लियर हो गई इतनी बात आपकी? अब देखिए इसमें क्या चैलेंजेस क्या आते हैं, थोड़ा समझते हैं हम। देखिए कई सारे दसियों सालों से बात ऐसी है कि पब्लिक सर्विसेज अनफॉर्चुनेटली ये प्रोवाइड कर रही हैं, मेन प्राइमरी फोकस इनका है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की कन्वीनियंस हो, ना कि सर्विस रिसीवर्स की। अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एब्सेंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का, अकाउंटेबिलिटी की कमी, करप्शन और इनकॉम्पिटेंस की वजह से पब्लिक सर्विसेज बढ़िया नहीं रह पाई हैं, या ऑर्डिनरी सिटीजन्स हेल्पलेस हैं, डिससेटिस्फाइड हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपीरियंस है वास्ट मेजॉरिटी हमारे लोगों का ग्रास रूट लेवल पे, यही इंटरफेस है पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है वो अनरिस्पॉन्सिबल, इनएफिशिएंट, सिंपैथेटिक, ऑफन कैलस, कभी कभी क्रूअल भी है उन लोगों पे जिनके लिए हम सर्व करना चाहते हैं। इन सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए रिफॉर्म इनिशिएटिव की ज़रूरत है। हम इंट्रोस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज करें कि यहाँ पे बहुत सारी डील है पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन की, पब्लिक ये सरकारी फंक्शन के अंदर हर एक लेवल में सरकार के। और ये ज़रूरी है रियलाइज करना कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट जो गवर्नेंस का है वो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना ग्रास रूट लेवल पे, ये विलेज या पंचायत लेवल पे। एक कॉमन मैन के लिए तो विलेज के अंदर जैसे पटवारी हो गया या मामलादार ऐसे कहा जाता है कुछ स्टेट्स में इसको, तो सबसे बड़ा और हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर होता है थानेदार, ये बिगेस्ट पुलिस ऑफिसर होता है। और फॉरेस्ट गार्ड ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन डे टू डे अफेयर्स के लिए सिर्फ उन सारे लोगों से होता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस या डिविजनल फॉरेस्ट जो कि पोस्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनसे। अगर पब्लिक सर्विस दी जाएगी इन सारे ग्रास रूट लेवल ऑफिसर्स के द्वारा तो ये बढ़िया है, इमेज जो पूरी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की है वो अच्छी रहेगी। इसलिए बढ़ावा दिया जाए कि वर्किंग इन सारे ग्रास रूट और कटिंग एज लेवल ऑफिसर्स की और हो और मैक्सिमम इंटरेक्शन इनका हो आम आदमी के साथ में। अब राइट टू सर्विस की अगर हम बात करें पहले, तो देखिए राइट टू सर्विस का लॉ ये एक ऐसा मैकेनिज्म है इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि टाइम बाउंड डिलीवरी हो सर्विसेज की पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा फटाफट से सोल्यूशन दिए जाएं पब्लिक के दुख दर्द को, और इस बात को यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल को पनिशेबल भी करार करा जाए अगर कोई देरी होती है। इस लॉ के माध्यम से सर्विस और एक राइट बन जाएगी और एक एक्ट ऑफ बेनिफिलेंस नहीं रह जाएगी। राइट टू सर्विस लेजिस्लेशन का एम है कि हम करप्शन कम करें सरकारी ऑफिशियल्स के बीच में और ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएं। तो क्या सजेशन है जिससे सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया जा सकता है? दोस्तों, ये वेल रिकॉग्नाइज है कि यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरत है हमें इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। कुछ सजेशंस इस तरह से हैं कि एक रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सिस्टम हो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, लोगों को सेंटर में रखा जाए, प्रोग्राम्स के उनको ही फ़ायदा मिले, सर्विसेज लोगों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से दी जाए ताकि वो उसे सिंपली तरीके से एक्सेस कर लें, जैसे वन स्टॉप, सिंगल विंडो वगैरह हो। मिनिमम टेन्योर हो पब्लिक सर्वेंट्स का, नहीं इंश्योर करें कि एक मिनिमम टेन्योर हो पब्लिक सर्वेंट्स का और एक स्टेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, वो डिलीवर करें रिजल्ट्स जो क्लैरिटी ऑफ विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड हो, सर्विस स्टैंडर्ड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड हो। इंश्योर करें कि वैल्यू हो फॉर मनी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाए जाएँ जैसे आउटसोर्सिंग, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, पब्लिक सर्विस अग्रीमेंट्स जो पॉलिसी मेकर्स के बीच में हो।
सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा और अडॉप्ट करें सबसे अप्रोप्रिएट सिस्टम को। एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी बेंचमार्क हो ये सर्विस डिलीवरी आउटकम्स के लिए, और डेवलप करें, इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करें परफॉर्मेंस मेजरमेंट और मैनेजमेंट सिस्टम्स को। डेवलप करें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सर्विस डिलीवरी रिलेटेड फंक्शंस के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए या फंक्शनरीज के लिए। इसके अलावा प्रमोट करें डिसेंट्रलाइजेशन को और मजबूत बनाएं यहाँ पे रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ को, ग्रास रूट लेवल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, और सर्विसेज दें इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसे? इनको एम्पावर करके विद द डेवल्यूशन ऑफ फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरीज एंड अंडरटेकिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। इसके अलावा लोगों को भी इनेबल करें, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो डिलीवरी ऑफ सर्विस खुद से लें, असिस्ट करें इनको डिलीवर करने के लिए सर्विसेज जहाँ पे भी ईजी हो। मजबूत बनाएं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह आते हैं। पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म हो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, जिसमें लोगों को इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज़ वगैरह सब हो। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो जो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें उन लॉज को जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हों, ताकि प्रॉपर सर्विस स्टैंडर्ड मेंटेन रहें। इंश्योर करें कि थर्ड पार्टी अप्रेजल हो, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो प्रोग्राम्स, स्कीम्स और इंस्टीट्यूशन का उनकी फंक्शनिंग को लेके, और इम्पैक्ट बाय इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिटीजन्स कमिटीज़ वगैरह, एंड साथ में फीडबैक्स भी लेते रहें। फर्मली इस्टेब्लिश करें रूल ऑफ लॉ को एंड मेंटेन करें पब्लिक ऑर्डर को हर एक बार बेसिक फाउंडेशन के तौर पे गुड गवर्नेंस का। इसके अलावा डेवलप और इम्प्लीमेंट करें कोर गवर्नेंस और कोर रिफॉर्म एजेंडा को, जिसमें की सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स आते हों, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लोगों का हो और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों का हो। तो इस सजेशंस के बाद हम देखते हैं यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड्स का। देखिए, पब्लिक फंड्स सरकार यूज़ करती है गुड्स और सर्विसेज जनता को, पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए इन जनरल। इन फंड्स को जनरेट करा जाता है, सरकार के द्वारा इकट्ठा करा जाता है, और जो पॉलिटिकल नेचर है पब्लिक स्पेंडिंग डिसीजन का मतलब कि फाइनेंस स्टाफ यहाँ एक्सपोज होता है टू डिफ़िकल्ट एथिकल सिचुएशंस है। एग्जिस्टेंस किसी एक्सटर्नल एथिकल फ्रेमवर्क की ये पावरफुल इंसेंटिव होगा बिहेव करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद अ सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज़ के साथ और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने को लेके। अब इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट बजटिंग आती है। दोस्तों, गवर्नमेंट बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से सरकार अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अलोकेट करती है अलग अलग जगह। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसीजन लिए जाते हैं प्रायोरिटीज़ पे और वैल्यूज़ पे बेसिस पे हों, ये बात ज़रूरी है। सरकार जो क्लियर है अपने एथिकल डिसीजंस को लेके, ये अप्रोच करती है बजटिंग प्रोसेस को एज अ वे कि जिसके माध्यम से वो चॉइस करती है दैट जिससे उससे मदद मिले अपने विजन और गोल्स को पाने में, जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो। तो बैलेंसिंग फाइनेंशियल कंसिडरेशन विद क्वेश्चंस ऑफ व्हाट मेक्स देयर सिटीजन एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल। तो थियोरेटिकली ये काफ़ी आसान है बैलेंस करना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ को, बट जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ऐसा बैलेंस मुश्किल हो जाता है। एथिकल डायमेंशन बजट का फोकस करता है बैलेंस बजट पे, जिसमें जो रिसीव रेवेन्यू न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सपेंडिचर को, बट डायमनिज्म की वजह से, जो कि मार्केट में आप देखते हो, इसकी वजह से बैलेंस बजट काफ़ी मुश्किल होता है मेंटेन करना। यहाँ पे इम्पोर्टेंस है एथिकल स्पेंडिंग की जो निकल के आती है जुडिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से, जो इंश्योर करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। तो बात क्या है, नीड क्या है गवर्नमेंट बजट की? दोस्तों, सबसे पहली तो बात है प्रॉपर रिसोर्स है पूल एलोकेशन का। जब बजटिंग की बात आती है तो वीकनेस वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना ये मदद करता है सरकार को एलोकेट करने में रिसोर्सेज, ताकि वो सस्टेनेबल और यूज़फुल तरीके से वहाँ रिसोर्स लगा सकें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है ये बिहाइंड फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट बजट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए कि इस बात को इंश्योर कराएं कि फंड्स वहाँ खर्चा हों जहाँ उनकी ज़रूरत है। दूसरा, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बजट अलाउ करता है सरकार को कि वो रेगुलेट करें इम्पोजिशन टैक्सेस का अलग अलग सेक्टर्स में। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में हमारे देश की इकोनॉमी की। तीसरा है ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिंग। दोस्तों, बिजनेसेस एंड इंटरप्राइजेस ये देखते हैं सरकार के बजट को एक रिसोर्स कि भैया उनको दिया जाए अलग अलग सेक्टर्स में, और सरकार इनकरेज करती है बिजनेस ओनर्स को कि अपनी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से रिवाइज करें और देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करें। और लास्ट में मिटिगेटिंग इकोनॉमिक डिवाइड।
दोस्तों, सरकार इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस करती है, मतलब सरकार कहती है कि ऐसी चीज़ आए जिससे इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो, वेलफेयर पॉलिसीज़ अच्छी हों उन लोगों के लिए जो अनप्रिविलेज है सोसाइटी के, वो अपने बजट के माध्यम से सरकार ये काम करती है। दोस्तों, वीकनेस क्या है बजटरी प्रोसेस की, पहले ये समझ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। वीकनेस में साथियों सबसे पहले तो बात ये है, वर्ल्ड बैंक ने एनालाइज करा बजटरी प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज़ का, और इस कंक्लूजन पे निकला कि सरकारी बजट जो है वो जनरली उनमें कुछ वीकनेस होती हैं, जैसे कि इनकी प्लानिंग बेकार होती है, कोई लिंक नहीं होता पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग और बजटिंग में, एक्सपेंडिचर कंट्रोल बेकार होता है, फंडिंग ऑपरेशन की इनएडिक्वेट और मेंटेनेंस इनएडिक्वेट होता है, कभी छोटा रिलेशनशिप देखने को मिलता है बजट को जो बनता है और बजट जो एग्जीक्यूट होता है, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम, अनरिलेबिलिटी है फ्लो में बजट फंड्स की एजेंसीज और लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, पुअर मैनेजमेंट है एक्सटर्नल एड का, पुअर कैश मैनेजमेंट है, इनएडिक्वेट रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, और पुअरली मोटिवेटेड स्टाफ होता है। बहुत सारी वीकनेसेस बजट में रिफ्लेक्ट करती हैं फेलियर को दोस्तों टू एड्रेस लिंकेजेस बिटवीन द वेरियस फंक्शंस ऑफ बजट। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताती हूँ जिससे कंट्रीब्यूट करते हैं जो बजट सिस्टम में और प्रोसेस में, जिसकी वजह से डिसेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है परफॉर्मेंस के लिए पब्लिक सेक्टर में, दोनों ही कमीशन और ओमिशन के द्वारा। कुछ बता देती हूँ। देखिए, जैसे ऑलमोस्ट हर एक एक्सक्लूसिव फोकस करता है with performance judged largely in terms of spending no more or less than appropriated in the budget। दूसरी बात, input focus takes a short term approach to budget decision making, मतलब failure to adequately take account of longer term cost potential and real and to adequately take account, ठीक है इतना हो गया, and biases in the choice of policy instrument, example between capital and current spending and between spending doing and regulation because of short term horizon। इसके अलावा बॉटम अप अप्रोच बजटिंग में, इसका मतलब कि इवन इफ द अल्टीमेट स्टैंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी वॉज अप्रोप्रिएट and increasing after 1973 it was not, game playing by both line and central agency led to high transaction cost। इसके अलावा कैबिनेट और सेंट्रल एजेंसीज एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होती हैं माइक्रो डिसीजन मेकिंग में हर एक एस्पेक्ट ऑफ फंडिंग फे फॉर नो ऑन गोइंग पॉलिसी के लिए। पुअर लिंकेज देखने को मिलता है पॉलिसी और रिसोर्सेज में, सेंटर और लाइन एजेंसीज के बीच में, विद इन लाइन एजेंसीज बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल बजटिंग की वजह से। क्लैरिटी नहीं होती एज टू पर्पस एंड टास्क, इसलिए पुअर इन्फॉर्मेशन होती है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम एंड सर्विसेज, एंड ये कॉस्ट भी बिकॉज ऑफ पुअर लिंकेज। The linking together in association with the point above within the government departments of policy advertising, regulation, service delivery and funding and aversion to user charging, और ओवरऑल कुछ इंसेंटिव्स ताकि इम्प्रूव हो परफॉर्मेंस रिसोर्स की जो प्रोवाइड करे गए हैं। देखिए, अटेम्प्ट्स तो कॉन्टिन्यूसली लिए जा रहे हैं ताकि बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम किया जा सके। कॉमन एलिमेंट्स जो बजटरी रिफॉर्म्स के हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, वो बता देती हूँ, जैसे कि मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क, प्रूडेंट इकोनॉमिक अजम्पशंस, टॉप डाउन बजट टेक्निक्स, रिलैक्सिंग सेंट्रल इनपुट कंट्रोल, फोकस करना ऑन रिजल्ट्स पे, बजटरी ट्रांसपेरेंसी। हालांकि ये सब आइडेंटिफाइड है एक सेपरेट फीचर्स के तौर पे, लेकिन ये एक्ट करते हैं इन फैक्ट बिल्ड ऑन ईच अदर एंड मस्ट बी सीन एज अ पैकेज, पैकेज के तौर पे ही देखा जाए। अब देखिए, एक आती है बात बजट ट्रांसपेरेंसी की। बजट ट्रांसपेरेंसी होता क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, अगर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, पारदर्शिता बजटिंग में, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट एडवांसेस हुए लेट 1980s और 1990s, अर्ली 1990s में। ये ऐसा टाइम था जब अनफेवरेबल बजट कंडीशन ज़्यादातर मेंबर कंट्रीज़ में हुआ करती थी। हाई एनुअल डेफिसिट थे, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट था, और सरकार को ज़रूरत थी कि वो एक लार्ज स्केल फिजिकल कंसोलिडेशन प्रोग्राम लेकर आए। यहाँ पे ऑफन ये पेनफुल था और पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग जो थी प्रॉब्लम्स की वो समझना ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका था इसको पाने का सिंपली कि आप भाई सब कुछ कहो पब्लिक से, लुक थिंग्स आर रियली बैड एज वी टोल्ड यू, वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, साफ साफ कह दो। दिस में साउंड बिट सिनिस्टर एज वर्ड, बट एक्चुअलिटी इट इज़ गवर्नमेंट एट इट्स बेस्ट। ऑनेस्ट होना अपने नागरिकों के साथ, एक्सप्लेन करना उन्हें प्रॉब्लम ताकि समझें, टू इमर्ज एज
तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था लेना। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं बजट ट्रांसपेरेंसी के, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, बजट ट्रांसपेरेंसी में ओपननेस है अबाउट पॉलिसी इंटेंशंस, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को लेके, एंड इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड गवर्नेंस एजेंडा के लिए। अब देखिए, इसलिए फिजिकल ट्रांसपेरेंसी कॉन्क्रीट टर्म्स में इसके 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला, रिलीज़ करना बजट का डेटा एक सिस्टमैटिक और टाइमली तरीके से होना चाहिए। सारे रेलिवेंट फिजिकल इन्फॉर्मेशन हो उसमें कि वो क्या टिपिकली जुड़ा है विद बजट ट्रांसपेरेंसी, और ये एक ज़रूरी चीज़ है, बट ये पूरी तरह से सब कुछ नहीं है, एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा ये कि एक अच्छा इफेक्टिव रोल हो लेजिस्लेचर का। इसका मतलब कि भाई स्क्रूटनी ज़रूरी है बजट रिपोर्ट्स की, और इंडिपेंडेंटली रिव्यू भी होना चाहिए ताकि डिबेट और इन्फ्लुएंस करा जाए बजट पॉलिसी को प्रॉपर इफेक्टिवली। सरकार क्योंकि अकाउंट होल्ड करती है, दोनों इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड लेवल ऑफ रिसोर्सेज दैट लेजिस्लेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। तीसरा एलिमेंट होता है इफेक्टिव रोल सिविल सोसाइटी का। देखिए, मीडिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सिटीजन डायरेक्टली या किसी व्हीकल्स के माध्यम से इस पोजीशन पे हो जिससे वो बजट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, एंड ऐसी पोजीशन पे हो जो सरकार को अकाउंट जो है कर पाएँ, होल्ड कर पाएँ। बहुत सारे तरीकों में काफ़ी सिमिलर रोल है टू दैट द लेजिस्लेचर, अ बिट ओनली इनडायरेक्टली। तो ये तीनों एलिमेंट्स एक साथ जब काम करते हैं फिजिकल इंफॉर्मेशन को लेके लेजिस्लेचर के द्वारा या सिविल सोसाइटी के द्वारा, तभी यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो जाए फर्स्ट प्लेस में तब ये काम होता है। सेम तरीके से रिलीज बजट इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली ऑफ वैल्यू, इट इज़ अफेक्टिवली स्क्रूटनाइज करा जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा और सिविल सोसाइटी के द्वारा। लेजिस्लेचर और सिविल सोसाइटी का काफ़ी सिमिलर फंक्शन है। एक रिस्पॉन्सिबल है शेप करने के लिए बजट की पॉलिसी को, और फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट डायरेक्टली टू अकाउंट, वाइल द अदर क्या करता है, अपना रोल इनडायरेक्टली परफॉर्म करता है। दोस्तों यहीं तक रखते हैं, हम नेक्स्ट वाले में फंड यूटिलाइजेशन से आपको समझाएंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाओगे। आप हर जगह फॉलो कर लीजिए मुझे, आपको न्यूज़ ही मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।